होम होम डायनामिक्स का सवाल मैंने आपको दिया था, मेरा ख्याल है। नहीं हुआ? वाकई? 10 नंबर का सवाल है। फल्फिया बताएं। वाकई हुआ? ये है? अच्छा, ये हो गया कि नहीं हुआ? बता दो, शाबाश। सबसे मुझे पता ही नहीं था। हाँ जी। कौन से? तो प्रेफरेंस शेयर का क्या किया आपने? माइनस किया? तो उसने नहीं किया? तो मसला क्या है? क्या मतलब? देखो ना, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, कि होना होता है? होना है। ठीक है जी। तो अगर ये क्वेश्चन सर है तो हम क्या अजम्पशन लेंगे कि ये कौन से हैं जी? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं। और अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो फिर क्या करेंगे? मसला देखो, बात ये नहीं है कि क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। बात ये है कि रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है। ठीक है ना? अगर तो रिडीमेबल है तो उनका डिविडेंड कहाँ रहेगा? फाइनेंस कॉस्ट में। लेकिन अगर वो इररिडीमेबल है तो उनका डिविडेंड कहाँ जाएगा? यहाँ तक की बात लगी। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो शेयर इररिडीमेबल थे। क्या थे? इररिडीमेबल थे, ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? क्लियर है? अब बोलो तो सही। यार इसके साथ लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो। क्या लिखना पड़ा आपने? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ब्रैकेट में लिख दो इररिडीमेबल। ठीक है, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो नीचे ऐसा करो, मेरी बात सुनो, इस रिक्वायरमेंट के नीचे ना नोट लिख दो। इस नोट पे क्या लिखो? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज अज्यूम प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज इररिडीमेबल। ठीक हो गया जी? ये बात याद रहेगी। कि ऊपर सवाल में उसने नहीं बताया, उसने ये वो जरूर बताया कि क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव, ये तो बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे? तो इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल का मतलब क्या होगा? कि डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका है। नहीं हुआ, हमें माइनस करना पड़ेगा। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड टाइटलमेंट डेट वाज 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट ठहरो, यहाँ पे एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरा समझना आपने।
अच्छा जी, ये बात याद रखनी बच्चों, सवाल में बताया हुआ है। क्या जी, इफ बोथ द अनाउंसमेंट ऑफ शेयर्स एंड इंटाइटलमेंट डेट ऑफ शेयर्स आर अवेलेबल, सवाल में मतलब एक तो आपने आके पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, अखबार में इश्तिहार दे दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं जी, शेयर बांटने जा रहे हैं, अनाउंस कर दिया, और एक महीने बाद जाके आपने सच्ची मुझे शेयर दिए। जैसे डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन डेट होती है और साथ में उसके बाद फिर पेमेंट डेट होती है, जो भी है। तो अगर सवाल में बच्चों आपको अनाउंसमेंट डेट भी दी जाए और इंटाइटलमेंट डेट भी दी जाए, देन यूज इंटाइटलमेंट डेट इन द वर्किंग ऑफ ईपीएस। तो जिस दिन इंटाइटलमेंट डेट थी उस दिन की आपने वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि लॉ की नजर में लीगली ये शेयर कब ट्रांसफर हुए? जब अनाउंस हुए? नहीं, जब आपने उसको ट्रांसफर किया लीगली। इंटाइटल का मतलब क्या है? आपने टाइटल चेंज किया। तो लॉ की नजर में जब किसी चीज का टाइटल चेंज होता है तो चीज क्या होती है? लॉफुली अगले बंदे को डिलीवर होती है, चाहे आपने फिजिकली महीना पहले डिलीवर कर दी हो। लॉ की नजर में जब आप इंटाइटल करेंगे किसी और बंदे को कि भाईजान आज के बाद ये शेयर मेरा नहीं आपका है, मेरी बात समझ लगी? तो समटाइम ऐसा होता है ना कि आपने गाड़ी बेचनी है फर्ज करो, तो आप क्या कहते हो कि यार इस तरह करो, ये गाड़ी तुम 3-4 दिन रखो, समझ आती हुई तो मुझे पैसे दे देना, ना समझ आती हुई तो मुझे गाड़ी वापस कर देना। बात में लगी नहीं लगी? तो आपने फिजिकली गाड़ी तो दे दी, लेकिन 3 दिन बाद जाके उसने आपको पैसे पकड़ाए, इसका मतलब है लीगली वो गाड़ी कब सेल हुई? 3 दिन बाद, आज नहीं हुई। तो वही पॉइंट यहाँ पे ही है। क्या देखो, अनाउंस आप शेयर करें, अगला बंदा को परचेज ही ना करे, फिर नहीं समझ रही। ठीक है, किया आपने 40% राइट शेयर दिया ना, और अगले बंदे नहीं लेना चाहते, वो कहते यार हमने नहीं शेयर लेना। मुफ्त में थोड़ी है, क्या ये शेयर मुफ्त में है? नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। वो कहते यार हमारे पास पैसे पूसे कोई नहीं है। कंपनी कह रही है भाई जान ये सस्ते हैं, वो कहते भावे सस्ते हो, क्या मुफ्त में है? नहीं मुफ्त में नहीं है, फिर नहीं लेने। तो यहाँ पे फिर क्या देखा जाएगा कि अगले बंदे कब ये शेयर हमसे लेंगे, या उस दिन वाले डेट देखेंगे जिस दिन हमने अनाउंस किया। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? रेड शेयर पे चूंकि पैसे देने अगले बंदों ने, हो सकता है अगले बंदे के पास पैसे ही ना हो। समटाइम आपके सामने ऑफर आती है बाय वन गेट वन फ्री, तो आप लेके परचेज कर लेते हो? नहीं करते, आप कहते हैं रेलिवेंट ही नहीं है। हालांकि मार्केट में सस्ती ऑप्शन मिल रही है लेकिन हम नहीं ले रहे। क्यों? आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। समझदारी बात की। तो वो कह रहा भैया मार्केट में सस्ता शेयर है, आप कह रहे नहीं पर परचेज करना भी पैसे नहीं है, सीधी सी बात है, स्टोरी खत्म। तो फिर इंटाइटलमेंट डेट का मतलब ये है कि कौन कौन सी पार्टियां इंटरेस्टेड थी जिन्होंने एक्चुअली में शेयर बाय किए होंगे। तो जो पार्टियां इंटरेस्टेड थी उस दिन का रेट देखेंगे, अनाउंसमेंट वाला डेट जो है रेट नहीं देखेंगे। यहाँ तक की बात में लगी। अब बच्चों सवाल में उसने बताया हुआ जब मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट एंड इंटाइटलमेंट डेट आर 28 एंड 32। तो हमने कौन सी वैल्यू देखनी है? 32 वाली देखनी है, 28 वाली वैल्यू नहीं देखनी। यहाँ तक की बात में लगी। अब यहाँ पे एक और मसला था बच्चों, ये कम फरवरी 2017, ये बोनस शेयर है। अब बोनस शेयर अगले साल में इशू हुए हैं, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। याद है कुछ कुछ? हमने एंट्री तो नहीं पास करनी, लेकिन ईपीएस की कैलकुलेशन में ये बोनस शेयर चूंकि मुफ्त के शेयर हैं, इनका इम्पैक्ट पिछले सालों में आएगा, और ये बात हमें अभी पता लग गई है। तो इसको फिर अपनी ईपीएस की कैलकुलेशन में शामिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जनवरी, यकम फरवरी है, अभी मार्च में जाके फाइनेंशियल में पब्लिश होनी है, अप्रैल में जाके एजीएम होनी है, तभी तो आपके पास टाइम है। तो बोनस शेयर को आप पकड़ के बैक डेट पे लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पर राइट शेयर होते तो वो नहीं लेके जा सकते। कल वाले सवाल में क्या था? राइट शेयर थे, वो पीछे नहीं जा सके, लेकिन ये बोनस शेयर पीछे जा सकते हैं। बच्चों ये 17 के बोनस शेयर हैं, लेकिन 16 में भी जा सकते हैं और 15 में भी जा सकते हैं, क्योंकि मुफ्त के शेयर। यहाँ तक की बात लगी। तो ये बच्चों जो 10% बोनस शेयर है, इसकी वजह से बच्चों ईपीएस आपकी चेंज हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी अगर जब आप 17 की ईपीएस निकाल रहे होंगे तो 16 का तो आपने रीस्टेट करना ही था। तो अभी आपको पता लगा तो अभी आप क्या कर रहे हो, वो वाली लिख लो जो बाद में रीस्टेट करने की जरूरत ही ना पड़े। बजाज की क्या आप गलत लिखो और अगले साल जाकर रीस्टेट करो। आपके पास अभी मौका है, अभी क्या कर लो, ठीक कर लो। अगले साल आपको जब छापना पड़ेगा सारा डाटा, तो रीस्टेट करने की नौबत नहीं आएगी। 17 में 2016 वाली ईपीएस रीस्टेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर का इम्पैक्ट आपने ऑलरेडी ले लिया। हजम शुद्ध? अब बोलो तो सही कि बच्चों आपने जो निकाला है 16.65 समझ आया सबको? बोनस इशू की एंट्री तो कोई नहीं होनी बच्चों यहाँ पे, एक्चुअल में तो नहीं आने, लेकिन बच्चों उनका इम्पैक्ट पिछले साल में आएगा, वेटेड एवरेज में आएगा।
क्लियर सबको? बोलो तो सही। अच्छा जी। अब एग्जाम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन की एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 1, शेयर इशुएंस विद शेयर कंसोलिडेशन। आपने शेयर इशू भी किए हैं और आपने शेयर कंसोलिडेट भी किए। मतलब कंसोलिडेट से क्या मुराद है? जोड़ना, एलसी से जोड़ना। कंसोलिडेशन से क्या मुराद है? हाँ, मतलब किसी के पास 5 शेयर पड़े हैं, उसको पकड़ो और उसको 1 शेयर दे दो या 2 शेयर दे दो, मतलब नंबर ऑफ शेयर मार्केट में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, माइनस में करेंगे, ऐसी है। अब बच्चों जरा ध्यान से। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? दो चीजें मिक्स हो रही हैं। आप एक तरफ शेयर इशू कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप शेयर पकड़ के उसको रिड्यूस कर रहे हैं। और ये कम जनवरी 2005 एंड एनटी हैड 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। मार्केट में कितने शेयर घूम रहे हैं बच्चों? 10 मिलियन। तो एक्चुअल में भी 10 मिलियन है और वेटेड एवरेज में भी 10 मिलियन है, क्योंकि पूरा साल 365 दिन घूमते रहे। इट इशूड 3 मिलियन न्यू शेयर ऑन 30 अप्रैल 2005 फॉर कैश एट फुल मार्केट वैल्यू। तो 3 मिलियन शेयर है बच्चों, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आ रहेगा कब? 30 अप्रैल को। अप्रैल का महीना गुजर चुका था, तो 8 महीने रहते हैं, 8/12। ये बात समझ आ गई सबको? ऑन 31 अगस्त 2005 इट वेंट थ्रू ए शेयर कंसोलिडेशन बाय कंसोलिडेटिंग द शेयर इन द इशू ऑन द बेस ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। जिसके पास 2 शेयर थे उसको क्या करेंगे? 1 शेयर दे देंगे। तो बच्चों 13 मिलियन शेयर थे। अब 13 मिलियन के बाद कितने रह जाने चाहिए? 6.5 मिलियन रह जाने चाहिए। ये 13 मिलियन कैसे है, ये बात समझेगी। 30 अप्रैल के बाद मार्केट में कितने शेयर घूम रहे थे? 13 मिलियन। आपने क्या कहा कि जिसके पास 2 है उसके पास 1 रहेगा। आधे शेयर आपने उठा लिए। कितने उठा लिए? आधे शेयर। तो बच्चों 13 मिलियन में से 6.5 शेयर आपने उठा लिए, वो माइनस कर देंगे बच्चों, तो क्लोजिंग शेयर कितने रह जाएंगे? 6.5। लेकिन वेटेड एवरेज के मुताबिक आपकी वैल्यू क्या आ रही थी? 12 मिलियन। तो 12 में से 6 गायब हो गए, 6 पड़े हुए। वही काम जो यहाँ पे आपने किया 1/2, वही काम आप यहाँ पे कर ले 1/2। समझ आएगी ना? जो रेशो यहाँ पे यूज किया वही रेशो वहां पे यूज कर ले। यहाँ पे आपने हाफ किया ना, तो वहां पे भी हाफ कर ले। तो 13 मिलियन का हाफ 6.5 मिलियन, वहां पे 12 मिलियन है तो उसका हाफ 6 मिलियन। समझ आई? तो बोलो तो सही। द ईयर एंड ऑफ कंपनी 31/12, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इन द इशू ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों ये एग्जांपल समझ आ गई आपको? इस एग्जांपल में कोई मसला है तो बताओ। शेयर इशू भी किया है और शेयर कंसोलिडेट भी किया है, ये वाला एग्जांपल भी क्लियर होगी बच्चों। अब उसके बाद है जी कैश एंड राइट इशू। ऑन 1 जनवरी 2004 एंड 2005 एन एंटिटी हैड 14 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। कितने शेयर मार्केट में चल रहे हैं? 14 मिलियन। द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ द एंटिटी इज 31 दिसंबर 2005। इट इशूड फर्दर शेयर एज फॉलो। 4 मिलियन न्यू शेयर एट 1 अप्रैल 2005 फॉर कैश एट फुल मार्केट वैल्यू। और यह कम जुलाई 2005 इट मेड ए राइट इशू ऑफ वन फॉर सिक्स एट 15 ईच व्हेन मार्केट प्राइस वाज 20 ईच। तो शुरू में तो फुल मार्केट वैल्यू पे आपने शेयर इशू किए हैं, बाद में आपने राइट शेयर इशू किए हैं। राइट शेयर का मतलब ही क्या होता है? डिस्काउंट पे दिए। 20 रुपए का शेयर था मार्केट में, आपने कितने का बेचा? 15 का बेचा। प्रॉफिट ऑफ 17 मिलियन एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर वाज रिपोर्टेड इन 2005 एंड 14 मिलियन फॉर 2004। कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर फॉर 2005 इंक्लूडिंग कंपेरेटिव फिगर ऑफ 2004। कर सकते हैं सवाल? आसान है मुश्किल है? ये बच्चों नोट करो, एग्जाम्पल आपने घर जाके करनी है। ये होम डायनामिक्स के नीचे ही है। ये भी जो होम डायनामिक्स का सवाल किया ना, उसके नीचे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, कैश एंड राइट इशू। ऑन 1 जनवरी 2016 देर वर 13,000 ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। यकम जनवरी को कितने शेयर मार्केट में घूम रहे थे? 13,000। इट इशूड फर्दर शेयर एट फॉलो। इट इशूड 8,000 न्यू शेयर ऑन यकम अप्रैल 2014 फॉर कैश एट फुल मार्केट वैल्यू। यकम अप्रैल को
कितने शेयर इशू किए? 8,000। 13 और 8 कितने हो गए बच्चों? 21। ऑन यकम जून 2016 इट मेड ए बोनस इशू ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। क्या मतलब है? जिसके पास 3 शेयर है उसको एक। ऑन यकम नवंबर 2016 इट इशूड 8,500 न्यू शेयर एट फुल मार्केट वैल्यू। हाँ जी, ऊपर वाले भी तो फुल मार्केट वैल्यू था। अच्छा, बोनस है इशू आया बीच में। यार इसको ठीक करो, ये राइट इशू नहीं है, यहाँ पे बोनस इशू लिखी। प्रॉफिट ऑफ 1 मिलियन एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर वाज रिपोर्टेड फॉर 2016। 6,13,000 फॉर 2015। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर 2016 एंड 2015 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। हाँ जी, जरा निकाले शाबाश, ये जरा सॉल्व करें। हो गया? क्या ईपीएस आई है? हाँ? 15 की ओरिजिनल आई थी 47.15। ओरिजिनल निकाली? नहीं निकाली? चलो। अच्छा जी, 16 की 37,38 और 15 की रीस्टेटेड 35,37। ओरिजिनल कैसे निकालनी है बच्चों? पिछला सारा साल कितने शेयर घूमते रहे? 13, वो 13 पे डिवाइड करना। बोनस शेयर का इम्पैक्ट तो 16 में से 15 में लेकर गया हो ना, 15 में तो नहीं थे। तो 6,13,000 आपने 15 में कमाया। उस वक्त कितने शेयर मार्केट में घूम रहे थे? 13। 13 पे डिवाइड करके उस वक्त हमने छापी होगी फाइनेंशियल में कितने की? 47,15 की हमने फाइनेंशियल में छाप दी होगी। बस लगी ना? ये तो 16 में बोनस शेयर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, 15 का बाद डाटा चेंज हो गया। आपने 15 की, जब उसने कहा ना कंपैरेटिव निकालो, क्या मांगा उसने? तो भाईजान पिछले साल की ओरिजिनल निकालनी है और फिर आपने बताना रीस्टेट क्यों हुई है। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? ये वाली ननी मुनी एग्जाम्पल है बच्चों, ये भी करो शाबाश। हाँ जी, हो गया? बोलो बोलो बोलो। बोलो बच्चों बोलो। बड़ा औखा सवाल करना, भी बड़ा औखा सवाल करना, ध्यान ना बोलो। हो गया जी? ईपीएस ओरिजिनल 11.67। 16 की 9.82। रीस्टेटेड 8.56। क्या थे, घटे ही नहीं। निकाल लिया।
यार देखो चांद लिमिटेड वाला सवाल होगा यहाँ पे कोई। लो जी बच्चे, ये देखो आई कैप ने स्प्रिंग 2005 में सवाल 22 में सवाल पूछा था। सवाल का नाम क्या है जी? भाई चांद लिमिटेड। करना क्या क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द 31 दिसंबर 2021 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट चेंज इक्विटी का टॉपिक। कितने नंबर का सवाल आया? 9 नंबर का। पार्ट बी, कंप्यूट सीएल्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस टू बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द 31 दिसंबर 2020 और 21। नहीं ये नहीं आप कर सकते अभी फिलहाल। मारो बोले। चलो जी बाद में देखते हैं इसको। डाइल्यूटेड आपने पढ़ी नहीं है तो ये कहाँ से करेंगे आप? अच्छा नहीं बच्चों, अगला पॉइंट ये है हमारा। बेसिक ईपीएस समझ आ गई ना 100%? उसमें कोई मसला है तो बताओ। आवाज नहीं आ रही। फिर बच्चों अगला टॉपिक हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस। हाँ जी। क्या? हाँ वो मैं बताता हूँ आपको। ये पढ़ने पहले। डाइल्यूटेड ईपीएस, a company might have potential ordinary shares in issue। अब बच्चों सिनेरियो ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ शेयर तो मार्केट में एक्चुअल में चल रहे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ शेयर मार्केट में घूम रहे होते हैं, वो तो एक्चुअल में होते हैं, फिजिकली नजर आ रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नंबर चल रहे होते हैं कि यार इतने शेयर मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो मार्केट में घूम रही होते हैं, घूमते नहीं है, लेकिन हम उनका वादा कर चुके होते हैं। क्या कर चुके होते हैं? वादा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोगों को प्रेफरेंस शेयर दिए थे कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल का सीन होता है, प्रेफरेंस शेयर दिए और प्रेफरेंस शेयर वालों को कहा कि तुम ना कल को आना 5 साल बाद, हमें शेयर वापस कर देना, हमसे पैसे ले जाना। या 5 साल बाद तुम आना, उस वक्त हमसे ये वाला शेयर ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करवा लेना। किसमें कन्वर्ट करवा लेना? ऑर्डिनरी में। तो प्रेफरेंस शेयर वापस करेगा और ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करवा लेगा। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या कौन सी बात कर चुके हैं? उससे वादा कर चुके हैं। क्या फिजिकली ऑर्डिनरी शेयर दे चुके हैं? नहीं। इस वक्त वो क्या है? प्रेफरेंस। लेकिन साल बाद 2 साल बाद क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी। तो वो जब ऑर्डिनरी हो जाएंगे तो वो वाले शेयर तो डिनोमिनेटर में आएंगे। तो जब वो वाले शेयर डिनोमिनेटर में आएंगे तो आपकी ईपीएस कम हो जाएगी। तो जब आपकी ईपीएस कम हो जाएगी तो हम उसको कहते हैं वो ईपीएस डाइल्यूट हो गई। क्या हो गई है? ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये वर्ड। वो एसिड होता था कंसंट्रेटेड, उसमें पानी मिलाते थे या पता नहीं क्या करते, उसको डाइल्यूट कर देते थे, याद है? डाइल्यूटेड HCl। याद है कुछ कुछ? और कौन कौन सा एसिड पड़ा था? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला था? H2SO4 है, यही था ना? मुझे याद है कुछ कुछ। और दूसरा कौन सा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक हो गया नहीं? तो ये डायल्यूटिक का वर्ड आपने वहां पे पढ़ा हुआ है। बरल। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डेफिनेशन। पोटेंशियल से क्या मुराद है? कि अभी मार्केट में नहीं मौजूद, फ्यूचर में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमने माजी में वादा किया है। देखो अगर माजी में वादा ही कोई नहीं ना किया, फिर तो मसला ही कोई नहीं। मसला कब आएगा? जब आप वादा कर चुके हैं, वो वापस नहीं हो सकता। और वादा ये कर चुके हैं कि भाईजान 5 साल बाद शेयर उठा के हमारे पास आ जाना, या हमसे पैसे ले लेना, या हमसे शेयर ले लेना। वो कंपेयर करेगा 5 साल बाद कि अगर पैसे कम है, शेयर की वैल्यू ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भाईजान मुझे शेयर में कन्वर्ट कर दो। तो फिर चूंकि हमने उनको जुबान दी है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो वादा माजी में कर चुके हैं।
इसका मतलब क्या है बच्चों, हमें वो शेयर देने पड़ेंगे। लेकिन वो बात हमें आज पता है कि अगर ये बंदा 4 साल बाद आया और सच्ची मुच्ची उसने कहा शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो फिर उस वक्त हमारी ईपीएस जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो उससे भी नीचे चली जाएगी। तो वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो आज अपने शेयर होल्डर को बता दो, ताकि कल को वो ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो रहे। नहीं समझ रही। अकाउंटिंग का मकसद ही होता है कि आप अपने मेंबर को, जो यूजर होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के एजीएम के अंदर बैठे हुए, उनको वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा दो, तभी अकाउंटेंट की इज्जत है। सबसे बुरा सिनेरियो दिखाओ यार, सबसे बुरा ये हो सकता है, ताकि जब बुरा होने लगे वो ऑलरेडी क्या हो, तैयार हो। और आपने जितना बुरा दिखाया है अगर उससे भी ज्यादा बुरा निकल आया तो वो आपकी क्वालिफिकेशन पे शक करेगा। नहीं बात नहीं तो कि यार तू तो दूरंदेश बंदा सी, जो सीधे पढ़े लिखे नहीं है, तू तो पढ़ा लिखा सी, तू सानू क्यों नहीं दसिया क्या हो सकता है। तो कह सर वो मैं ना उस वक्त मैंने वो खुद लेक्चर नहीं लिए थे, जिससे मुझे पता चल जाता कि क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो ये बच्चों वो सिनेरियो है कि आपने अभी शेयर इशू नहीं किए, लेकिन साल 2 साल 3 साल बाद आप क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वादा माजी में कर चुके हैं। अगर तो वादा नहीं ना किया तो फिर तो टेंशन नहीं। अगर वादा कर चुके हैं तो फिर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करना चाहिए। अच्छा जी, एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर इंक्लूड कन्वर्टेबल बॉन्ड। आपने लोगों को बॉन्ड इशू किए, वादा किया, आपने कर्जा लेना था, बैंक वालों ने कर्जा नहीं दिया, लात मारी। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करने चाहे, लोगों ने प्रेफरेंस शेयर बाय कोई नहीं किया, लात मार दी। लेकिन आपको पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी नहीं चल सकती, नुकसान हो जाएगा। फिर अब आपने लोगों को बॉन्ड बेचे। क्या बेचे? बॉन्ड। ये तो लाइबिलिटी होते हैं। बॉन्ड बेच के आपने पैसा इकट्ठा किया। बॉन्ड बेचे तो आपने लोगों को कहा कि भाईजान 5 साल बाद आके ये बॉन्ड हमें वापस करना, अपना ओरिजिनल पैसा ले जाना। तो क्या क्या यह की गल हुई, ये काम तो हम बैंक में भी कर सकते हैं। जो पैसे आपको देने वो पैसे कहाँ रखवाए हम? बैंक में। तो बैंक भी उतने परसेंट रेट देगा जितने परसेंट रेट आप दे रहे हैं। हम आपके पास क्यों जाए, बैंक तो सिक्योर है, आपका तो कोई पता ही नहीं। उनकी बात समझ आ रही है? तो फिर हम उनको ऑप्शन देंगे क्या, कि यार ऐसा करना, 5 साल बाद आके हमसे इतने पैसे ले जाना जितने तुम्हारे बनते हैं, या हमारे शेयर बाय कर लेना। तो क्या हाँ, अब बात समझ में आई है कि अगर उस वक्त हमारे पैसों से महंगा आपका शेयर हुआ ना, तो फिर पैसे नहीं लेंगे हम। क्या करेंगे? शेयर ले लेंगे। ये वाली ऑप्शन बैंक नहीं दे रहा। ये वाली ऑप्शन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए बनते हैं 5 साल बाद, और आपको शेयर भी मिल रहा है, शेयर 30 रुपए का है। तो 20 रुपए क्या करने, मारो गोली, शेयर पकड़ लो, शेयर मार्केट में बेच के 30 रुपए कमा लेना। बात लगी है? तो इस सूरत में वो सोचेगा हाँ यार बैंक से ज्यादा फायदा तुम्हारे पास है, तुम्हारी बात समझ आ रही है। वरना जो पैसा लगाने वाला बंदा है वो भी थोड़ा सा तो अक्लमंद है। ठीक है, वरना वो पैसे बैंक में रखवाएगा। अगला पॉइंट, कन्वर्टेबल बॉन्ड समझ आ गए बच्चों? कि हम उसको क्या गारंटी दे रहे हैं, भाईजान पैसे ले लेना, लेकिन अगर तुम अभी भी हमारे ऊपर डाउट करते हो, तुम शेयर ले लेना, जो महंगा हुआ तुम वो लेना। शेयर सस्ता हुआ पैसे पकड़ लेना, लेकिन शेयर महंगा हुआ तो शेयर पकड़ लेना। पॉइंट समझ आ गया सबको? दूसरा ऑप्शन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एक रिडीमेबल है और एक इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि बेचते वक्त, शेयर इशू करते वक्त हमने कहा था भाईजान वापसी कोई नहीं। रिडीमेबल के बारे में क्या कहा था, इसकी वापसी है, कल को हमें वापस कर देना। यहां तक की बात लगी है? और हो सकता है हमने उनको ये भी कहा हो कि यार वापसी पे हमसे कैश ले लेना। अगर कैश आपको कम नजर आए, शेयर की वैल्यू ज्यादा नजर आए, तो शेयर ले लेना। ठीक है जी। तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तीसरी ऑप्शन, शेयर ऑप्शन या वारंट। हम शेयर ऑप्शन देते हैं अपने इंप्लॉइज को। आपने नाम सुना होगा शेयर ऑप्शन स्कीम, इंप्लॉइज शेयर ऑप्शन, टैक्स के अंदर। टैक्स पढ़ रहे हो ना? कंपनी क्या करती है, अपने मुलाजमों का क्या करती है, ऑप्शन देती है कि भाईजान इतने शेयर बाय कर। तो शेयर तो उन्होंने बाय नहीं किए, आपने उनको ऑप्शन दे दी। तो ऑप्शन देने का मतलब क्या है कि ये फ्यूचर में बाय कर लेंगे। अभी आपने क्या दिया उनको,
एक चॉइस दी है, अभी उन्होंने उस चॉइस पे अमल किया नहीं, लेकिन अगर वो कर लें तो शेयर वो बाई कर लेंगे। जब शेयर बाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो ईपीएस कम हो जाएगी। तो वो रिड्यूस्ड ईपीएस अपने शेयर होल्डर को अभी से दिखा दो, ताकि कल जब ईपीएस कम हो तो ये चीखे ना के भजना की हो रहा है। तो भाई कन्वर्टेबल बॉन्ड are fixed interest debt securities which give the holder the right to convert the bond into ordinary share of company। ये लोन होता है बच्चों, बॉन्ड तो सीधी सी बात है लोन, लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या है, हम उसको कह रहे हैं कि ये बॉन्ड इतने शेयर में कन्वर्ट करवा लेना। फॉर एग्जांपल द कन्वर्जन आफ्टर 3 years every 20 is convertible into 1 ordinary share, कि हर एक 20 रुपए वाला बॉन्ड जो है वो एक शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हर वो बंदा जिसके पास कितना बॉन्ड है, 20 रुपए वाला, वो क्या कर सकता है, उस बॉन्ड से एक शेयर बाय कर सकता है, चाहे शेयर 22 का हो, 25 का हो, 30 का हो, 35 का। टेक्स प्लेस एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड डेट, ये सारा कुछ तय हो गया। इफ द कन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस द बॉन्ड विल रन इट्स फुल लाइफ एंड बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मेच्योरिटी। मतलब अगर उस वक्त शेयर प्राइस जो है मार्केट में 18 रुपए है, तो कोई पागल है अपना 20 रुपए का बॉन्ड देके शेयर ले ले? तो वो 20 रुपए का बॉन्ड देके अपना शेयर नहीं लेगा, उस सूरत में तो मसला नहीं होगा। उस सूरत में मसला, वो अपनी बॉन्ड की लाइफ पूरी करेगा और पैसे लेके चला जाएगा, शेयर नहीं लेगा हमसे। लेकिन अगर शेयर 25 रुपए का हुआ तब वो सोचेगा, उसके मुंह में पानी आएगा, यार 20 रुपए मिलने थे, वैसे 25 रुपए मिल रहे हैं। तो मिला बात को। उसके बाद अगला क्या है जी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एज कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर तो प्रेफरेंस शेयर है आपके डेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से, डेट इंस्ट्रूमेंट, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी डेट इंस्ट्रूमेंट होंगे। कौन से वाले, रिडीमेबल। ये प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले होंगे बच्चों, रिडीमेबल, क्योंकि वही हैं जो क्या हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं। इररिडीमेबल तो वापस ही नहीं हो सकते। ठीक है जी। शेयर ऑप्शंस, शेयर ऑप्शन क्या है जी, ए शेयर ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज द शेयर इन फ्यूचर। हम उसको हक देते हैं लेकिन उसको मजबूर नहीं करते। राइट का मतलब क्या है, सजा। राइट का मतलब क्या है, हक दिया है, और ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी। उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली कि भाईजान आपने ये शेयर लेने लेने वादा हुआ है आपके साथ, हम उसको हक दे रहे हैं लेकिन उसको मजबूर नहीं कर रहे। यहां तक की बात लगी है, हम उसको राइट दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन नहीं दे रहे। द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन समटाइम पेज एन अमाउंट इन एक्सचेंज फॉर ऑप्शन, पी फॉर ऑप्शन। मतलब समटाइम ऑप्शन बाय करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, जैसे टोकन होता है। बात सुनेगी नहीं लगी, मतलब अगर आपको पता चले कि लिवाइस फैक्ट्री है, वहां पे कुछ आपके दोस्त काम करते हैं, मुलाजिम है वहां पे, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉइज को जीन्स मिलेगी 500 रुपए की, लेकिन वो जीन्स जब मार्केट में जाके सेल होगी तो 3000 रुपए की होगी। बात सुनेगी, आपको पता लगा यार आपका दोस्त वहां पे मुलाजिम है, आप कहेंगे यार तो अपने खाते में क्या कर ले, जीन्स परचेज करके मुझे दे दे, तुझे तो 500 की पड़नी। वो गया अपने सुपरवाइजर से बात करने के लिए कि सर जी मैंने जीन्स परचेज करनी है। उसने कहा ये ले टोकन। एम्प्लॉइज को वो क्या करेंगे, टोकन दे देंगे। ठीक है जी, ये टोकन जाके दिखाएंगे ना तो तुझे जीन्स 500 की मिलेगी, भला वो तुझसे 3000 मांगे। अब उस बंदे ने क्या किया, टोकन इकट्ठे किए, आपके पास आया, आपको टोकन दे दिए कि जब मार्केट जाए टोकन दिखाएगा ना तुझे जीन्स 500 की मिलेगी। बात में लगी है। तो हो सकता है आपका दोस्त जिसको ये टोकन मुफ्त में मिला हो, वो आपको टोकन बेचने के पैसे ले दे, फिर भी तो आपको जीन्स सस्ती पड़ेगी कि नहीं, नहीं समझ रही। वो कहेगा भाई तेरे टोकन है, ये तुम्हारे लिए 100 रुपए का, तुम 100 रुपये तो ये टोकन ले लो। अब अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे कि मैं अगर खुद जीन्स लेने जाता तो कितने की लेके आता, 3000 की। अब इस टोकन की वजह से मुझे जीन्स कितने की मिलेगी, 500 की, तो 100 रुपये मैं इसको दे रहा हूँ, तो मुझे जीन्स कितने की पड़ी, 600। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। तो समटाइम टोकन के भी पैसे होते हैं।
अगला बंदा टोकन के पैसे चार्ज कर सकता है, वो कह सकता है यार तेन इतना फायदा हो रहा है, थोड़ा सा फायदा मैंने भी तो दे। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो वो कहता है वो जो ऑप्शन है ना, उसकी भी फीस होती है, उसकी भी क्या होती है, फीस होती है। इफ द होल्डर ऑफ द ऑप्शन टेक्स अप द ऑप्शन, अगर तो होल्डर ने वो ऑप्शन बाय कर ली, दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। इसका मतलब है उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली। अच्छा बच्चों, वो ऑप्शन एक्सरसाइज उस वक्त करेगा जब वो ऑप्शन सस्ती होगी, शेयर महंगा होगा। मतलब जीन्स 500 की आती है, मार्केट से कितने की मिलेगी, 3000 की, तभी तो कोई टोकन लेगा। लेकिन अगर जीन्स का टोकन 500 का है, मार्केट से आपको जीन्स 300 की मिल जाती है, तो फिर आप उसे टोकन पकड़ेंगे? अरे हम हर गोली में आप ही जाके ला लेंगे, 300 की जानती भैया। बात समझ कि नहीं? फिर कोई टोकन बाय करने में इंटरेस्टेड है नहीं होगा। तो वही पॉइंट है। Let's say an employee or any other investor pays a premium of 30 for the option to buy a share in Honda Limited for 200 in 3 months. ये 200 क्या है जी, मार्केट वैल्यू उस शेयर की 3 महीने बाद। और आज आपको ऑप्शन कितने की मिल रही है जी? ऑप्शन टोकन कितने का बाय किया आपने? 30 रुपए का टोकन बाय किया। और जब टाइम आएगा, अब टोकन की पेमेंट आपने दोस्त को की, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो 1 रुपया नहीं पे करेंगे? नहीं, मार्केट में जाके जीन्स के 500 लाते देने आपने। नहीं समझे, नहीं समझे? अब बोलो तो सही। आपने टोकन लिया दोस्त से कितने का, जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 100 रुपए का। फिर अब मार्केट में गया तो चीज मुफ्त की लेके आ गए टोकन दिखा के, उसको भी तो पैसे दिए। तो आपने टोकन इस एग्जांपल में कितने का बाय किया, 30 रुपए का, लेकिन 200 रुपये आपने लादा से देना है। जब शेयर आएगा तो शेयर मुफ्त में नहीं मिलना, शेयर के पैसे लेते हैं। कितने हैं? 200। अच्छा अब आगे सुने। इफ द प्राइस ऑफ शेयर इन द कंपनी इज 250, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? मार्केट में शेयर कितने का है, आपको कितने का मिल सकता है? 200 का मिलेगा ना। तो टोटल खर्चा आपका कितना हो गया? फिर भी 20 बच गए कि नहीं बचे? द होल्डर ऑफ द ऑप्शन विल एक्सरसाइज हिज राइट टू बाय शेयर एट 200। तो वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, क्यों? क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है। दूसरा, he could immediately sell the share for 250 in the open market making a profit of 50 less 30 net gain 20। पॉइंट समझ आया? ग्रॉस प्रॉफिट तो 50 है, लेकिन नेट प्रॉफिट 20 रुपए। ठीक हो गया? अच्छा, अगर 3 महीनों बाद बच्चों शेयर मार्केट में सच्ची मुच्ची 180 रुपए का मिलेगा, तो क्या वो पागल है कि 200 का शेयर बाय करेगा? वो फिर उस टोकन को इस्तेमाल है नहीं करेगा, वो टोकन उसका जाया हो जाएगा। तो भाई आपने 100 रुपए का टोकन लिया, अब वो टोकन दिखा के कितने की आपको चीज मिलनी है, 500 की। वो टोकन ना दिखा तो 300 की मिल रही है, तो फिर पागल आप टोकन निकालेंगे? सॉरी। तो उस सूरत में जब आप टोकन नहीं निकालेंगे तो हम कहेंगे कि आपकी ऑप्शन लैप्स हो गई, गुजर गई। ऑप्शन है लैप्स हो गई। अच्छा जी, अगर तो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज की तो बच्चों इसके लिए वर्ड यूज होता है इन द मनी, पैसा ही पैसा होगा। इन द मनी, समझ आ रही बात? आप पैसे के अंदर हैं, और ये क्या है, आउट ऑफ द मनी, पैसे निकल गए, मतलब आप कंगाल हैं। इन द मनी कब यूज करेंगे वर्ड, और आउट ऑफ द मनी कब यूज करेंगे? जब ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे प्रॉफिट होगा, इन द मनी। और जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे नुकसान हो गया, आउट ऑफ द मनी। कौन समझ आ गया जी? इन द मनी और आउट ऑफ मनी का क्या मतलब है? क्लियर? सो इन द प्रीवियस एग्जांपल द ऑप्शन इन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 200 इज इन द मनी। अगर 200 रुपये से शेयर मिल रहा है और मार्केट में 250 का है, तो यू आर इन द मनी। और अगर 200 का शेयर मिल रहा है मार्केट में 180 रुपये का, यू आर आउट ऑफ द मनी। क्लियर है? ये मुझे एग्जांपल पढ़ना, शाबाश।
₹140 एक्साइज प्राइस है, तो मार्केट में शेयर कितना है? 180। समझ आ गई बात? अच्छा, वारंट क्या होता है बच्चों? बच्चों जैसे बिजली का बिल होता है ना, बिजली के बिल के दो टुकड़े हो सकते हैं। कितने टुकड़े हो सकते हैं? दो टुकड़े। ऊपर वाला टुकड़ा अलग से एक डॉक्यूमेंट है, नीचे वाला टुकड़ा अलग से एक डॉक्यूमेंट। ऊपर वाले टुकड़े का ठप्पा लगा के आपको दे देते हैं, नीचे वाले टुकड़े का ठप्पा लगा के अपने पास रख लेते हैं बैंक वाले, ऐसे ही है। उनके लिए वो सबूत है, हमारे लिए ये सबूत है। वारंट भी बच्चों एक पेज होता है जिसके दो टुकड़े हो सकते हैं। वारंट क्या होता है? एक पेज होता है जिसके दो टुकड़े इजी, मतलब ऑलरेडी उन्होंने ऐसी निशान लगाया था जिसको इजीली आप फाड़ फाड़ सकते हैं। वारंट बेसिकली दो हिस्से होते हैं, ए लोन एंड ए शेयर ऑप्शन। उसका एक हिस्सा लोन वाला हिस्सा होता है, दूसरे वाला हिस्सा ऑप्शन वाला हिस्सा होता है। ठीक है जी? is similar to a convertible bond in that the warrant allows the holder to buy share at a set price, at excess price, rather than convert the bond into shares. The share option part of the warrant can be separated from the bond and traded on its own, whereas a convertible bond cannot be separated. वो कहता है वारंट में दो हिस्से होते हैं, एक लोन वाला हिस्सा और एक ऑप्शन वाला हिस्सा। लोन वाला हिस्सा अलग इस्तेमाल हो सकता है, ऑप्शन वाला हिस्सा अलग इस्तेमाल हो सकता है। बॉन्ड के टोटे नहीं आप कर सकते, लेकिन वारंट के टोटे कर सकते हैं। नहीं बात समझा रही, नहीं बात समझा रही। ठीक है ना? Impact of potential ordinary shares. Potential ordinary shares do not impact calculation of basic EPS. अभी तक बच्चों हमने जितने भी ईपीएस के सवाल किए ना, सारे बेसिक ईपीएस के थे। वो कहता है वो शेयर जिनका वादा किया है, सच्ची मुच्ची इशू नहीं किए, उसकी वजह से बेसिक ईपीएस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिक ईपीएस में वो शेयर आते हैं जो सच्ची मुच्ची मार्केट में घूम रहे होते हैं। ये तो वो शेयर जिनका फ्यूचर में वादा किया है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, अभी कोई नहीं शेयर। But diluted EPS might differ from basic EPS where when there are potential ordinary shares in existence. वो कहता है डायल्यूटेड ईपीएस उन वर्स्ट के सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर में हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है, हो सकते हैं। अगर वो हो जाए तो हमारी सबसे गंदी ईपीएस क्या हो सकती है? समझ आ गई? अच्छा, if potential share becomes actual ordinary share, the earning figure will be shared with a larger number of ordinary share. देखो जो पोटेंशियल शेयर सच्ची मुची में शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में शेयर बढ़ जाएंगे। दिस माइट डाइल्यूट द ईपीएस। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी। द लिटरल मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन इज द रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ। आईएस 36 डिफाइंड डाइल्यूशन एज फॉलो वगैरह वगैरह। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ समझ आ गया बच्चों? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एचसीएल, उसकी स्ट्रेंथ में कमी हो जाएगी। ठीक है जी? चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे।